एक क्वेश्चन के साथ शुरू करूँगा मैं। मुझे इस वीडियो के एंड तक ना प्लीज़ एक आंसर बता देना। आपको क्या लगता है, नाम होना ज़रूरी है फिर वो चाहे बदनामी से ही आए, या आपको ये लगता है कि गुमनामी ठीक है लेकिन बदनामी ना आए? तो दोनों में से आप किसकी तरफ हो ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना इस लॉ के एंड होने से पहले ठीक है, ताकि मुझे भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू पता चले। तो शुरू करते हैं। आज का लॉ है हमारा लॉ नंबर 6। इससे पहले 5 लॉज हम टोटली कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगी। और लॉ का नाम नहीं बताएंगे एज़ यूजुअल, हम स्टोरी से शुरू करते हैं, फिर लॉ का नाम बाद में देखेंगे। तो स्टोरी है पीटी बर्नम नाम के एक अमेरिका का शोमैन था 19th सेंचुरी का। उसके शोमैन वो होते हैं जो शोज़ को दिखाते हैं, ठीक है। उसने अपना करियर एक सर्कस के ओनर जिसका नाम था एरन टर्नर, उसका असिस्टेंट के रूप में शुरू किया था। 1836 जो सर्कस था वो एनापोलिस यानी कि मैरीलैंड में रुका हुआ था अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, ठीक है। मॉर्निंग ऑफ द ओपनिंग डे, जब उसका ओपनिंग डे था, बर्नम टुक अ स्ट्रोल थ्रू टाउन वेयरिंग अ न्यू ब्लैक सूट। पीपल स्टार्टेड टू फॉलो हिम। समवन इन द गैदरिंग क्राउड शाउटेड आउट दैट ही वाज द रॉबर्ट एफ्रेम के एवरी। देखो यहाँ पर जो रेवर्ड एफ्रेम के एवरी के नाम की इंसान की जो बात की गई है वो उस समय का एक बहुत ही बदनाम कातिल था। अब ये देखो, ये एक कॉन्स्पिरेसी है कि वो सच में कातिल था या नहीं था, लेकिन उस समय वो लोगों की नज़रों में था और लोग मानते थे कि इसने गुनाह किया है। लेकिन कोर्ट ने उसे कुछ सज़ा देकर उसको जब सज़ा पूरी हो गई थी तो छोड़ दिया था। तो बर्नम ने सुबह सुबह अपना शो शुरू होने से पहले उसके जैसे कपड़े पहन के पूरे शहर में घूमना शुरू कर दिया। लोगों ने नोटिस किया, लोग उसके पीछे भीड़ बनाते आए। यहाँ तक हालत आ गई थी कि लोगों ने उसको पीटना शुरू कर दिया था। फिर वो जैसे तैसे अपना सर्कस तक पहुँचा। सर्कस तक पहुँचते ही लोगों को पता चल गया कि ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ प्ले था, लोगों को सर्कस के अंदर लाने के लिए, लोगों को शो में बुलाने के लिए, अपने टिकट्स का पैसा जमा करने के लिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। और once there, all Turner confirmed that this was all a practical joke. He himself had spread the rumor to Burnham was every. The crowd dispersed, but Burnham, who had nearly been killed, was not amused. He wanted to know what could have induced his boss to play such a trick. My dear Mr. Burnham, Turner replied, it was all for our good. Remember, all we need to ensure success is notoriety. And indeed, everyone in town was talking about the joke. And the circus was packed that night, and every night in its stage in Annapolis, Burnham had learned a lesson he would never forget. देखो, वो उस दिन मरते मरते बचना था। जो बर्नम था वो उस दिन मरते मरते बच गया। लेकिन उसने जब पूछा ना टर्नर से, जो कि उसका शो ओनर था, कि आपने ये सब क्यों किया, तो उसके शो ओनर ने एक बात कही कि जो सक्सेस होती है ना वो थोड़ी नोटोरियटी होती है, वो थोड़ी ऐसे चंचल टाइप की होती है। उसको सक्सेस को लाने के लिए हमें थोड़ा बहुत अजीबो गरीब तरीके ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है, तभी ये काम करती है। तो यहाँ पर बर्नम ने अपने लाइफ का पहला लेसन सीख लिया था जो वो कभी नहीं भूलने वाला था। उसके बाद बर्नम का जो वो पहला बिग वेंचर हुआ, तो उसने जब अमेरिकन म्यूज़ियम में हुआ था, तो उसके पास ना एक बैगर यानी कि भिखारी आया पैसे मांगने के लिए। लेकिन बर्नम ने पैसे नहीं दिए उसको कुछ ईंटें दी, ठीक है, और ईंटें देकर उसको कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल दिया। ऐसा स्ट्रक्चर दिया ड्रॉ करने के लिए जिसको वो ड्रॉ कर नहीं पा रहा था। वो हर बार ट्राई करता, हर बार फेल हो जाता। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर खड़े होकर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑडिटोरियम के अंदर हो रहा था, ठीक है, बाहर नहीं हो रहा था। लेकिन लोगों को तो पता चल रहा था ना बाहर से भी कुछ मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह से। तो लोगों के माइंड में एक मिस्ट्री क्रिएट हो गई। ये उस टाइम की बात है, कब की बात है ये, इसमें सन नहीं लिखा, लेकिन 80s कुछ की बात होगी डेफिनेटली, ठीक है। 90s में अभी एंटर नहीं हुए थे। तो उस समय ये थोड़ा सा ऐसे मिस्टीरियस सा लगा, तो लोगों ने शो के टिकट्स बाय किए कि चलो अंदर जाके देखते हैं इसमें क्या है। तो ये उसका फर्स्ट बिग वेंचर था, और उस भिखारी की वजह से 1000 से ज़्यादा लोगों ने टिकट खरीदे थे, ठीक है। ये उसका फर्स्ट एनकाउंटर था ऐसा। उसके बाद सेकेंड टाइम जब उसने अपना ऐसा ही कोई बिग वेंचर बुक करना था, तो उसने बड़ा एडवर्टाइजमेंट करवाया कि आप शो की टिकट लीजिए और आपको फ्री में म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। अब उस टाइम में म्यूज़िक सुनना इज़ लाइक आज के टाइम में किसी फेमस सिंगर को अपने घर पर देखना होता है, ठीक है। उस टाइम का ऐसा कुछ सीन था। लेकिन उसने नीचे छोटा लिख रखा था कि हम ऐसे सिंगर्स को बुलाएंगे दोज हु आर नॉट सो फेमस, ठीक है। और उन्होंने हायर भी ऐसे ही सिंगर्स को किया जो ज़्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन स्टिल बहुत बड़ी संख्या में लोग आए
ठीक है, और लोगों ने एंजॉय भी किया एक्चुअली में, क्योंकि एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो कि जब आप व्हेन यू आर इन अ ग्रुप तो आपका रैशनल थिंकिंग काम करना बंद कर देते। इफ पीपल्स आर एंजॉइंग देन यू ऑल्सो स्टार्टेड टू एंजॉय। देखो ये मैंने तुम्हें 2 इंसिडेंट बताए हैं, ठीक है, बर्नम की, पीटी बर्नम की लाइफ के। इसमें और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स दे रखे हैं, अब हम उन सबको कवर नहीं करेंगे, लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम इनकी बातों से ज़्यादा इनके पैटर्न्स को फॉलो किया करो, ठीक है। हम जितना भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हमें किताब को रटना नहीं है, हमें किताब को एज सच कुछ ऐसा समझना नहीं है कि बुक पेपर में आएगा। तुम बस इनके पैटर्न्स को फॉलो करो, ठीक है, और किसी चीज़ को करने की जरूरत नहीं है कि पीटी जो बर्नम था इसने ऐसा क्या किया कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। हर बार कुछ ना कुछ ऐसे अतरंगी चीज़ें करता था, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करता था जिससे कि लोगों का अटेंशन इसकी तरफ जाए, चाहे वो चीज़ें अच्छी हो बुरी हो वो बाद की बात है, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसे करता रहता था, ठीक है। तो ये था इसका एक पैटर्न। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। देखो, बर्नम समझ गया था द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट द अट्रैक्टिंग अटेंशन। उसको पता चल गया था कि अट्रैक्ट कैसे किया जाता है किसी की अटेंशन को, ठीक है। वंस पीपल्स आइज ऑन यू हैव अ स्पेशल लेजिटिमेसी, ठीक है। जब लोगों की आंखें तुम्हारे ऊपर होती है ना, तो तुम्हारे पास एक अलग ही पावर होती है। और यहाँ पर फॉर बर्नम क्रिएटिंग इंटरेस्ट मीन क्रिएटिंग अ क्राउड। उसने अपने लेटर में लिखा भी था कि एवरी क्राउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग एंड क्राउड टेंड टू एक्ट इन कॉन्जुगेशन। इफ वन पर्सन स्टॉप टू सी यू बैगर मैन लेइंग ब्रेक इन द स्ट्रीट। अच्छा हाँ, यहाँ पर वही बात बोलेगी है कि अगर एक इंसान कोई काम करते हुए देख रहा है, जैसे वो हमने भिखारी को जब ईंटों से कुछ बनाने के लिए दिया था, तो लोग धीरे धीरे रुक कर देख रहे थे। तो जब क्राउड हमेशा कॉन्जुगेशन में काम करता है, जब 2 लोग रुक के किसी चीज़ को देख रहे हैं ना, तो तीसरा डेफिनेटली आएगा। 10 लोग देख रहे हैं तो 50 लोग डेफिनेटली आएंगे। तो ये हमेशा कॉन्जुगेशन में काम चलता है, ठीक है। दे विल गैदर लाइक अ डस्ट। वो एक इतनी जल्दी, वो जैसे धूल के कण चिपकते हैं ना, वैसे जल्दी से एक मतलब क्राउड बना लेते हैं। देन गिवन ए जेंटल पुश दे विल एंटर योर म्यूजियम और वॉच योर शो। टू क्रिएट ए क्राउड यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट एंड ओड। तुम्हें अपना क्राउड क्रिएट करने के लिए कुछ दुनिया से अलग करना पड़ेगा। एनी काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी विल सर्व द पर्पस। किसी भी टाइप की क्यूरियोसिटी आप पैदा कर दो, वो आपका पर्पस बन जाएगी। फॉर क्राउड आर मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड बाय द अनयूजुअल एंड इनएक्सप्लिकेबल एंड वंस यू हैव देयर अटेंशन नेवर लेट इट गो। जब तुम्हारे पास उनकी अटेंशन आ जाती है तो इसे कभी भी जाने मत दो। इफ इट इज व्यू टूवर्ड अदर पीपल्स इट डज सो एट योर ओन एक्सपेंस। बर्नम वुड रेथलेसली सक अटेंशन फ्रॉम हिज कंपिटिटर्स नोइंग व्हाट अ वैल्यूएबल कमोडिटी इट इज। बर्नम ने कोई भी ऐसा तरीका नहीं छोड़ा था अटेंशन ग्रैब करने का, चाहे वो कितना बुरा क्यों ना हो। वो हमेशा अटेंशन खींचने के पीछे जाता था, ठीक है। उसके बाद की टू पावर पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। बर्निंग मोर ब्राइटली देन दोज अराउंड यू इज अ स्किल दैट नो वन इज बोर्न विद। देखो, तुम्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्किल्स पर काम करना होगा। कोई भी इंसान इसके साथ पैदा नहीं होता। मैं आगे तुम्हें ना एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो तुम सुनकर तुम्हारे ना कान खड़े हो जाएंगे। सच में तुम कहोगे कि ऐसा भी होता है। हाँ, थोड़ी देर रुको, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था ना तो मैं ऐसे हो गया था, रियली ऐसे हो गया था मैं। यू हैव टू लर्न टू अट्रैक्ट अटेंशन। तुम्हें सीखना होगा कि अटेंशन कैसे ग्रैब की जाती है। एज लैंडस्टोन एट ट्रैक आयरन, जैसे चुंबक आयरन को करती है। एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर यू मस्ट अटैच योर नेम एंड रेपुटेशन टू इक्वालिटी। जब देखो, अब यहाँ पर वही बात आ गई ना कि जब तुम अपना करियर शुरू कर रहे हो तो तुम्हारा नाम एक अटैच होना चाहिए एक रेपुटेशन के साथ, एक अच्छी इमेज के साथ। लेकिन जैसे ही तुम उस काम में थोड़े ठीक हो जाते हो तब तुम्हारा काम बनता है अट्रैक्ट करने का। अब अट्रैक्ट वो किस वे में कर सकते हो तुम, अपने किसी भी वे में, जैसे कि स्टाइल ऑफ ड्रेस हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, किसी भी अम्यूज पीपल, तो फिर लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। Once the image is established, you have an appearance, a place in the sky for your star. It is a common mistake to imagine that this peculiar appearance of yours should not be controversial. That to be attacked is somehow bad. देखो, ये बहुत ही अजीब सी बात है। यहाँ पे बोला गया है कि तुम्हारी इमेज कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकती है कंट्रोवर्शियल, तुम्हारी इमेज कंट्रोवर्शियल हो सकती है, ठीक है। और ये किसी गंदी चीज़ के साथ अटैच भी हो सकती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। टू अवॉइड बीइंग ए फ्लैश ऑन द पैन एंड हैविंग योर नोटोरिटी एक्लिप्स्ड बाय अनदर यू मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ अटेंशन। इन द एंड एवरी काइंड विल वर्क इन योर फेवर। देखो, तुम्हारी जो तरफ जो अटेंशन आ रही है उसको तुम ऐसे कभी भी इग्नोर मत करना, अंडर एस्टिमेट मत करना। चाहे अटेंशन अच्छी हो या बुरी हो, एट द एंड तुम्हें वो फायदा ही करके जाती है, ठीक है। बर्नम वी हैव सीन वेलकम पर्सन अटैक एंड फेल्ट। अच्छा ठीक है, बर्नम के हमने लाइफ हिस्ट्री में देख ही लिया कि उसने कैसे एक गुनहगार के कपड़े पहनकर, एक खूनी के कपड़े पहनकर सारे शहर में घूमा और एंड में अपने शो बेच के रात को अपने अच्छे से पैसे जमा करके ओनर को दिया और ओनर से एक लाइफ लेसन दिया। तो ये था तो वैसे गलत ही, लेकिन काम तो काम है। तो इस तरह से उसने अपना
अटेंशन ग्रैब करने का तरीका दिया। अब देखो, अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, उसको सुन के तुम थोड़े से हिल जाओगे। पता है क्यों? सुनो क्यों फिर। लुइस फोर्टिन, अगर तुमने फर्स्ट लॉ देख रखा है इस वीडियो इस चैनल पर, तो तुम्हें पता होगा लुइस फोर्टिन कौन है। लुइस फोर्टिन एक फ्रांस का राजा था, बहुत ही फेमस, ठीक है। लुइस फोर्टिन कंटेन मैनी टैलेंटेड राइटर, आर्टिस्ट, ग्रेट ब्यूटी एंड मैन एंड वुमेन ऑफ द इम्पेक्टेबल वर्च्यू। लुइस फोर्टिन के पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बहुत टैलेंटेड थे, राइटर थे, आर्टिस्ट थे, सुंदर महिलाएं थे, सुंदर पुरुष थे, पर उनमें से कोई भी किसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती थी। सिर्फ एक इंसान था जिसके बारे में ज़्यादा बात होती थी, उसका नाम था डक दे ल्यूजन। डक दे ल्यूजन, ठीक है। डक वॉज शॉर्ट, ऑलमोस्ट ड्वार्फिश एंड ही वॉज प्रोन टू बी द इंसोलेंट काइंड ऑफ बिहेवियर। डक की हाइट ज़्यादा लंबी नहीं थी, दिखने में कोई खास नहीं था, ऐसे नाटा सा था, छोटा सा था, ठीक है। और उसका बिहेवियर भी कोई ऐसे इंसोलेट, मतलब इंसोलेट समझते हो ना, इंसोलेट काइंड ऑफ नोटोरियस या कुछ अजीब सा होता है, वैसा था। अब ध्यान से सुनो। ही स्लेप्ट विद द किंग्स मिस्ट्रेस। नहीं समझ आया ना? एक बार वापस से सुनो। ही स्लेप्ट विद द किंग्स मिस्ट्रेस। नहीं समझाया? ध्यान से सुनो। जो लुइस फोर्टीन था वहाँ का राजा, उसकी मिस्ट्रेस थी। मिस्ट्रेस का मतलब होता है एक ऐसा पार्टनर जिसको तुम सेक्सुअली रखते हो, उसे शादी नहीं करते, रखैल बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो राजा की पर्सनल रखैल के साथ ड्यूक सेक्सुअल रिलेशनशिप बना चुका था। एंड ये बात नॉर्मल है, ठीक है, अगर छुप के बना लिए हो तो कोई बात नहीं। अब सुनो। एंड ओपनली इंसल्टेड नॉट ओनली अदर कोर्टर्स बट द किंग हिमसेल्फ। ये बात का किंग को और पूरे राज्य को पता था, और इस बात का उसकी इंसल्ट की जाती थी, मजाक बनाया जाता था किंग के द्वारा भी, और ये चीज किंग को पता भी थी। लुइस हाउएवर वाज सो बिग्यूलिड, यानी कि मतलब बिग्यूलिड का मतलब होता है मोहित का टाइप का, बाय द डुक्स eccentricities that he could not bear his absence from the court. It was simple, the strangeness of the duke's character attracted attention. Once people were enthralled by him, they wanted being around him. एक बार वापस से समझाता। लुइस फोर्टीन नाम का एक राजा था, उसकी एक रखैल थी, पर्सनल रखैल थी, मिस्ट्रेस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और ड्यूक नाम का एक उसका दरबार में कोई इंसान था। वो इंसान इतना नोटोरियस था, बहुत ही नोटी टाइप का इंसान था। वो किंग की मिस्ट्रेस के साथ भी सोया हुआ था। आई थिंक ये पता नहीं कितने बार, एक बार, दो बार, पता नहीं कितने बार, और ये बात सबको पता थी और सब उसका मजाक उड़ाते थे, इवन किंग भी। किंग को वो इंसान इतना पसंद था कि वो उसकी एब्सेंस बिल्कुल भी बियर नहीं कर पाता था। किंग को वो हमेशा चाहिए होता था, क्योंकि वो उसका बिहेवियर ऐसा था, क्योंकि उसको अटेंशन ग्रैब करना आता था। अब तुम सोचो कि अगर तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम किंग की मिस्ट्रेस के साथ सो और किंग को पता हो, फिर भी किंग तुम्हें कुछ ना कर पाए, तो तुम राजा से ताकतवर नहीं हो? बताओ। इस लेसन को पढ़ के ना मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया कि ऐसा भी होता है, और उस समय हो चुका है ऐसा, और आज के टाइम में तो बहुत सिंपल है। वाह। अब मैं ये नहीं सोच रहा कि सिर्फ सोना ही है किसी के साथ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पावर की बात कर रहा हूँ। कि तुम सोचो कि तुम्हारे पास अगर तुम्हें कुछ पता है ना पावर के लॉज के बारे में, तो तुम कितनी बड़ी पावर गेन करते हो। शायद तुम पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो इसको, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूँ, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वाव वाव। तो ये चैप्टर था। इस चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ मैं, नाम तो बताया नहीं अभी तक मैंने। कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। आपको अटेंशन ग्रैब करनी होगी इंसानों की किसी भी कीमत पर, चाहे वो अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से, कैसे भी, अगर पावर गेन करनी है तो, ठीक है। लास्ट में एक लाइन है, इसको बोल के चलते हैं, फिर मिलेंगे डे आफ्टर टुमारो। इस चीज़ को ध्यान से सुनना। अंडरस्टैंड, पीपल फील सुपीरियर टू द पर्सन हुज एक्शन दे कैन प्रिडिक्ट। If you show them who is in control by playing against their expectations, you both gain their respect and tighten your hold on their fleeting attention. मतलब कि अगर लोगों को पता है ना कि तुम्हारे एक्शन क्या होंगे, यानी कि अगर लोगों की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग अगर तुम एक्ट करते हो ना, तो लोग तुम्हारी कतई नहीं सुनेंगे। लोगों को हमेशा ऐसे दिखाओ कि यू आर सुपीरियर देन देम, सिर्फ बातों से नहीं। बातों से तो कभी भी सुपीरियरिटी मत शो करना, अपने एक्शंस के साथ सुपीरियरिटी करना। जैसा वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं बिल्कुल उसका ऑपोजिट करना। इससे क्या होगा? दो चीज़ें होंगी, उनकी रिस्पेक्ट भी तुम गेन करोगे और उनका जो बॉन्ड है तुम्हारे साथ वो भी टाइट रहेगा। मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो। सी यू। और इसको शेयर कर देना एक इंसान के साथ। एंड थैंक यू।